हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम। बायो एस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि एक बिल्कुल स्वस्थ हरा भरा पौधा अचानक अगले दिन मुरझाया हुआ बीमार सा क्यों दिखने लगता है? आज हम पौधों की बीमारियों की इसी अनोखी दुनिया को समझेंगे। ये एक ऐसी फील्ड है जहां साइंटिस्ट जासूसों की तरह काम करते हैं ताकि हमारे इन हरे भरे दोस्तों की तकलीफ का राज पता लगा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेक्चर्स मिलते रहें। ये एहसास हर उस इंसान को पता है जिसने कभी पौधे लगाए हैं। आप पौधे की पीली पड़ती पत्तियां देखते हैं, उस पे अजीब से धब्बे देखते हैं या बस उसकी वो मुरझाई हुई हालत देखते हैं और सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, मैंने क्या गलत कर दिया? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार गलती आपकी होती ही नहीं है। इन असली मुजरिमों को पकड़ने के लिए एक पूरी साइंस डेडिकेट की गई है। तो आज हम सब अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लेते हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे असली प्लांट डिटेक्टिव से। उसके बाद हम उन सभी मुजरिमों की पहचान करेंगे जो जीवित भी हो सकते हैं और अजीवित भी। फिर हम डिजीज ट्रायंगल के कोड को क्रैक करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि किसी बीमारी को होने के लिए आखिर किन 3 चीजों का होना जरूरी है। और आखिर में हम समझेंगे कि इन केसेस को सॉल्व करना सिर्फ एक घर के पौधे को बचाने से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों है। चलिए तो मिलते हैं इन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर्स से। जब कोई पौधा बीमार पड़ता है तो ये सिर्फ बागबानी का मामला नहीं रह जाता। इस केस को सुलझाने के लिए एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक फील्ड है। इसका ऑफिशियल नाम है फाइटोपैथोलॉजी या आम भाषा में प्लांट पैथोलॉजी। ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप इसे तोड़कर समझेंगे तो बहुत आसान है। ये 3 ग्रीक शब्दों से बना है। फाइटो, जिसका मतलब है प्लांट या पौधा, पैथोस, जिसका मतलब है सफरिंग या पीड़ा, और लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी या अध्ययन। तो फाइटोपैथोलॉजी का सीधा सा मतलब हुआ पौधों की पीड़ा का अध्ययन। ये पूरी साइंस इसी पर आधारित है कि पौधे बीमार क्यों होते हैं और हम उन्हें वापस स्वस्थ कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक पौधा बीमार है। किसी भी जासूस का सबसे पहला काम क्या होता है? कारण का पता लगाना। प्लांट पैथोलॉजी की दुनिया में जो मुजरिम हैं, यानी जो कॉजेज हैं, वो 2 मेन कैटेगरीज में आते हैं और इससे हमारी इन्वेस्टिगेशन काफी आसान हो जाती है। एक तरफ हैं बायोटिक कॉजेज। इन्हें आप जीवित कारक समझ सकते हैं, यानी छोटे छोटे जीव जो पौधे पर हमला करते हैं। और दूसरी तरफ हैं एबायोटिक कॉजेज। इन्हें हम अजीवित कारक कहते हैं। ये वातावरण के फैक्टर्स होते हैं जो पौधे पर स्ट्रेस डालते हैं और उसे कमजोर बना देते हैं। अगर हम अपने बायोटिक सस्पेक्ट्स यानी जीवित कारकों की बात करें तो फंजाई यानी फफूंद एक बहुत बड़ा ग्रुप है। आपने फसलों पर लगने वाली रस्ट या गेरुई रोग और पाउडरी मिल्ड्यू या चेचिया रोग का नाम सुना होगा। ये सब फंजाई से ही होते हैं। फिर आते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जिनकी वजह से पौधे अचानक सूख जाते हैं या उन पर धब्बे पड़ जाते हैं। और आखिरी में आते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे कि वायरसेस यानी विषाणु और माइकोप्लाज्मा। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। वायरसेस जैसे एजेंट्स को कभी-कभी एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, मीसोबायोटिक। मीसो का मतलब होता है मिडिल या बीच का, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग यानी सजीव और निर्जीव के बीच की अजीब सी स्थिति में होते हैं। जब तक ये किसी जिंदा होस्ट के बाहर हैं, ये निर्जीव हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई होस्ट मिलता है, ये एक्टिव हो जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं। चलिए अब अबायोटिक या अजीवित कारकों को देखते हैं। यहां पर पौधे का वातावरण ही मुजरिम बन जाता है। क्या तापमान बहुत ज्यादा या बहुत कम है? क्या पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी मिल रहा है या बिल्कुल नहीं मिल रहा? हवा में प्रदूषण या मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, ये सब चीजें भी पौधे को गंभीर रूप से बीमार कर सकती हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि कभी-कभी बीमारी का कारण कोई कीटाणु नहीं, बल्कि वो हालत होती है जिसमें पौधा रह रहा है। तो हमने अपने सस्पेक्ट्स की पहचान तो कर ली, लेकिन किसी भी जांच में आप ये सीखते हैं कि सिर्फ मुजरिम का आसपास होना ही जुर्म के लिए काफी नहीं होता। एक पौधे को असल में बीमार होने के लिए कुछ खास परिस्थितियों का एक साथ आना जरूरी है। और यहीं पर प्लांट पैथोलॉजी का सबसे अहम कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये वो मूल सवाल है जिसका जवाब हर प्लांट पैथोलॉजिस्ट को ढूंढना पड़ता है। सिर्फ पैथोजन को ढूंढ लेना काफी नहीं है, आपको ये समझना पड़ता है कि जुर्म आखिर हुआ कैसे। और इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मॉडल में छुपा है। सबसे पहले आपको एक शिकार चाहिए। हमारी कहानी में वो है होस्ट प्लांट यानी पौधा। लेकिन यहां जरूरी बात यह है कि पौधे का ससेप्टेबल यानी ग्रहणशील होना जरूरी है। हर पौधा हर बीमारी के लिए कमजोर नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास सही बीमारी के लिए एक कमजोर पौधा है तो ये हमारे ट्रायंगल का पहला कोना बन जाता है।
दूसरी चीज जो चाहिए वो है खुद मुजरिम, यानी पैथोजन। ये हमारा फंगस, बैक्टीरियम या वायरस हो सकता है। और ये सिर्फ कोई आम सा कीटाणु नहीं हो सकता, इसका विरुलेंट या प्रभावी होना जरूरी है। इसका मतलब है कि उसमें दिमागी पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। और अब आती है इस पहेली की आखिरी और सबसे जरूरी कड़ी, ए फेवरेबल एनवायरनमेंट, यानी अनुकूल वातावरण। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आपके पास एक कमजोर पौधे के ठीक बगल में खतरनाक पैथोजन हो सकता है, लेकिन अगर माहौल ठीक नहीं है, जैसे कि अगर एक फंगस जिसे नमी चाहिए उसे सूखा माहौल मिले, तो कुछ नहीं होगा। वातावरण ही वो ट्रिगर है जो जुर्म को अंजाम देने की इजाजत देता है। तो अब ये सब एक साथ आ गया है। इसे कहते हैं डिजीज ट्रायंगल। किसी भी बीमारी के होने के लिए आपको इन तीनों चीजों का, एक ससेप्टेबल होस्ट, एक विरुलेंट पैथोजन और एक अनुकूल वातावरण का एक ही समय पर मौजूद होना अनिवार्य है। एग्जाम के लिए इसको हमेशा याद रखें। इसकी सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर आप इन तीन में से किसी एक को भी हटा दें तो आप बीमारी के चक्र को तोड़ सकते हैं। पूरा प्लांट डिजीज मैनेजमेंट इसी सिद्धांत पर आधारित है। थोड़ी और गहराई में जाने के लिए कुछ साइंटिस्ट्स इस ट्रायंगल को एक पिरामिड या टेट्राहेड्रॉन में बदल देते हैं। वो इसमें एक चौथा फैक्टर जोड़ते हैं, टाइम या समय, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कि वो तीनों परिस्थितियां कितनी देर तक एक साथ रहती हैं। और कभी कभार पांचवा फैक्टर भी माना जाता है, ह्यूमन्स, यानी मनुष्य। हमारे काम, जैसे एक ही फसल को बहुत बड़े एरिया में लगाना, बीमारी के फैलाव पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। तो हमने प्लांट डिटेक्टिव बनने के बेसिक्स तो सीख ली, लेकिन इन केसेस को सुलझाना इतना ज़रूरी क्यों है? ये मामला हमारे घर के पौधों की सेहत से कहीं ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर हम प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो हर चीज आखिर में इसी बात पर आती है। प्लांट डिजीज कोई भी ऐसी समस्या है जो एक पौधे की इकोनॉमिक वैल्यू या आर्थिक मूल्य को कम करती है। इसका मतलब हो सकता है कि किसान को कम पैदावार मिले और उसकी आमदनी घटे, या सब्जी मंडी में फल सब्जियां खराब हो जाएं। ये सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे संसाधनों पर असर डालती है। और यहीं से एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट के मुख्य उद्देश्य तय होते हैं, बिल्कुल उसी रास्ते पर जो हमने आज डिस्कस किया। पहला, स्टडी द कॉज, कारण का अध्ययन करना, क्या ये जीवित कारक हैं या अजीवित। दूसरा, अंडरस्टैंड द स्प्रेड, बीमारी कैसे फैलती है, इस प्रक्रिया को समझना। और आखिर में डेवलप मैनेजमेंट, उस जासूसी के आधार पर बीमारी को नियंत्रित करने के तरीके विकसित करना। तो आखिर में इस सबसे बड़ी सीख क्या है? प्लांट पैथोलॉजी कोई दूर की साइंस नहीं है। जब भी प्लांट डिजीज का कोई केस सॉल्व होता है, ये हमारे फूड सप्लाई यानी खाद्य सुरक्षा के लिए एक जीत होती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास के पौधे, हमारी फसलें हमें क्या संकेत दे रही हैं। आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम प्लांट पैथोलॉजी का एक बहुत ही फंडामेंटल और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपने सोचा है कभी कि जब फसल कट जाती है, खेत पूरा खाली हो जाता है, तो ये बीमारियां, ये डिजीजेस आखिर जाती कहां हैं? आज हम पैथोजेंस की इसी सीक्रेट लाइफ को, उनके सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को समझेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम पैथोजन की मूल समस्या को देखेंगे, फिर इन्फेक्शन साइकिल से जुड़े कुछ ज़रूरी टर्म्स को समझेंगे। उसके बाद हम पैथोजेंस के छिपने की अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि बिना होस्ट के वो कैसे जिंदा रहते हैं, और आखिर में सॉइल में रहने वाले पैथोजेंस के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के बीच का फर्क समझेंगे, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह है हमारा सेंट्रल क्वेश्चन। देखिए, एक प्लांट पैथोजन एक पैरासाइट होता है, एक परजीवी। जब उसका होस्ट यानी हमारी फसल खेत से चली जाती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। उसका पूरा अस्तित्व, उसका सर्वाइवल इस बात पर निर्भर करता है कि वो एक ग्रोइंग सीजन से अगले ग्रोइंग सीजन तक के गैप को कैसे पार करता है। किसी भी जीव की तरह पैथोजन का भी मेन गोल होता है सर्वाइव करना और रिप्रोड्यूस करना। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपका भोजन और घर यानी होस्ट प्लांट महीनों के लिए पूरी तरह से गायब हो जाए। ये जो ऑफ सीजन होता है, ये उनके लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा है। पैथोजेंस की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी को ठीक से समझने के लिए पहले हमें उनके अटैक करने की भाषा सीखनी होगी, और ये भाषा है इन्फेक्शन साइकिल। इससे हमें पता चलता है कि कोई बीमारी कैसे शुरू होती है और कैसे फैलती है।
चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पहले क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म है प्राइमरी इनोक्यूलम। इसका मतलब है पैथोजन का वो हिस्सा जो ऑफ सीजन में सर्वाइव कर जाता है और नई फसल में सबसे पहला इन्फेक्शन करता है। आप इसे पैथोजन की एडवांस टीम समझ सकते हैं, पिछले सीजन के वो सर्वाइवर्स जो नए अटैक के लिए तैयार बैठे हैं, जैसे सॉइल में पड़ा हुआ कोई फंगल स्पोर या बीज के साथ आया हुआ कोई इन्फेक्टेड ट्यूबर। ये टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब यही प्राइमरी इनोक्यूलम एक नए स्वस्थ प्लांट को सफलतापूर्वक इन्फेक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। ये डिजीज का स्टार्टिंग पॉइंट है, उसकी पहली जीत है नए सीजन में। यहां से बीमारी की शुरुआत होती है। लेकिन पैथोजन यहां रुकता नहीं। प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद उसका एक ही काम है, अपनी संख्या बढ़ाना यानी मल्टीप्लाई करना। वो तेजी से नए स्पोर्स या दूसरे इन्फेक्शियस पार्ट्स बनाता है। इस नई फौज को सेकेंडरी इनोक्यूलम कहा जाता है। और इसी सेकेंडरी इनोक्यूलम से बीमारी आग की तरह फैलती है। ये हवा या पानी के जरिए आसपास के हेल्दी प्लांट्स तक पहुंचता है और उन्हें भी इन्फेक्ट कर देता है। इसे कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसी वजह से एक बीमार प्लांट पूरे खेत को बर्बाद कर सकता है। तो अब जब हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई है, चलिए सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर आते हैं। ये पैथोजेंस आखिर छिपते कहाँ हैं? आइए उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज और उनके आश्रय स्थलों यानी शेल्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं। पैथोजेंस बहुत ही रिसोर्सफुल होते हैं। वो ऐसी ऐसी जगहों पर छिप जाते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते। कुछ तो उन्हीं बीजों में छिप जाते हैं जिन्हें हम खेत में लगाते हैं। कुछ आसपास उगे हुए वीड्स यानी खरपतवार पर शरण ले लेते हैं। कुछ पिछली फसल के बचे हुए स्टबल में इंतजार करते हैं और बहुत से सॉइल में पड़े हुए सूखे गले प्लांट डब्रीज पर जिंदा रहते हैं। अब बीज में छिपने के भी दो तरीके हैं और ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। एक होता है इंटरनली सीड बॉर्न, यानी पैथोजन बीज के टिश्यू के अंदर जिंदा रहता है, जैसे गेहूं की लूसमट बीमारी। दूसरा है एक्सटर्नली सीड बॉर्न, जिसमें पैथोजन बीज की ऊपरी सतह पर यानी सरफेस पर चिपका रहता है कंटामिनेशन के रूप में। दोनों में फर्क जानना सीड ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर पैथोजन का मेन होस्ट यानी हमारी फसल खेत में नहीं है तो वो पड़ोसी के घर चला जाता है। ये पड़ोसी हैं कोलैटरल होस्ट्स, जिन्हें हम ऑल्टरनेटिव होस्ट्स भी कहते हैं। ये अक्सर वीड्स या फसल के ही जंगली रिश्तेदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फंगस धान में ब्लास्ट रोग पैदा करता है वो खेत के पास उगी हुई जंगली घासों पर आराम से सर्वाइव कर जाता है और धान की फसल का इंतजार करता है। गन्ने जैसी फसलों में जिनकी कटाई जमीन से थोड़ा ऊपर से की जाती है, पैथोजन को तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खेत में बचे हुए जिंदा जड़ और स्टबल में ही आराम से रहता है। और जब उसी स्टबल से नई फसल, जिसे हम रैटून क्रॉप कहते हैं, उगती है तो पैथोजन उस पर तुरंत हमला कर देता है। लेकिन सोचिए, ऐसी स्थिति जहां कोई भी जिंदा प्लांट ना हो, ना बीज, ना वीड, ना स्टबल, तब क्या होगा? इसके लिए भी पैथोजन के पास एक शानदार स्ट्रैटेजी है, सॉइल के अंदर ही जिंदा रहना। अगर आपको ये डिस्कशन अब तक अच्छा लगा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे में कई पैथोजेंस सैप्रोफाइट बन जाते हैं। सैप्रोफाइट को हिंदी में मृतोपजीवी कहते हैं। ऐसे जीव जो जिंदा चीजों के बजाय सड़ी गली ऑर्गेनिक मैटर पर निर्भर रहते हैं। तो जब जिंदा होस्ट नहीं मिलता तो ये पैथोजेंस पैरासाइट से सैप्रोफाइट बन जाते हैं और सॉइल में पड़े पिछली फसल के अवशेषों को खाकर अपना काम चलाते हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि सॉइल में सर्वाइव करने वाले सारे पैथोजेंस एक जैसे नहीं होते। उनके रहने के तरीके के आधार पर हम उन्हें दो बहुत ही अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं और ये क्लासिफिकेशन डिजीज मैनेजमेंट के लिए क्रिटिकल है। इन दो ग्रुप्स को समझिए। पहले हैं सॉइल इनहैबिटेंट्स। ये सॉइल के पक्के निवासी हैं, यानी ट्रू ड्वेलर्स। इनकी सैप्रोफिटिक एबिलिटी यानी मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर पर जिंदा रहने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसलिए ये सॉइल के दूसरे माइक्रोब्स से अच्छी तरह कंपीट कर पाते हैं। दूसरे हैं सॉइल इन्वेडर्स। ये स्पेशलाइज्ड पैरासाइट्स हैं। ये सॉइल में ज़्यादा टाइम तक फ्रीली नहीं रह सकते क्योंकि इनकी सैप्रोफिटिक एबिलिटी कमज़ोर होती है। इसलिए ये हमेशा अपने होस्ट प्लांट या उसकी डेब्री के नज़दीक ही रहते हैं। ये क्लासिफिकेशन एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। सॉइल इनहैबिटेंट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है पिथियम। ये सॉइल इकोसिस्टम का एक नेचुरल हिस्सा है। ये किसी खास होस्ट का इंतजार नहीं करता। ये एक जनरलिस्ट है जो लंबे समय तक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर पर जिंदा रह सकता है और जैसे ही कोई कमजोर या ससेप्टेबल प्लांट मिलता है उस पर अटैक कर देता है। अब इसकी तुलना कीजिए सॉइल इन्वेडर्स से, जैसे कि फ्यूज़ेरियम। ये पाइथियम की तरह जनरलिस्ट नहीं है। ये तभी बेहतर सर्वाइव करता है जब वो अपने पिछले होस्ट के अवशेष यानी डेब्रीज के अंदर हो।
खुली मिट्टी में इसका सर्वाइवल मुश्किल है क्योंकि ये दूसरे माइक्रोब से कम्पीट नहीं कर पाता। इसका सर्वाइवल सीधा सीधा होस्ट डेब्रीज से जुड़ा होता है। तो अंत में सार ये है कि ये जानना कि पैथोजन कहाँ छिपा है, समझो आधी लड़ाई हमने जीत ली है। क्योंकि अगर हमें उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज पता हैं, चाहे वो बीज में हो, वीड पर हो या सॉइल में इन्वेडर की तरह, तभी हम सही और टारगेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं। असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो कहाँ छिपते हैं, बल्कि ये है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल उनसे एक कदम आगे रहने के लिए कैसे करते हैं। इस टॉपिक का रिवीजन ज़रूर कीजिएगा और आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट पैथोलॉजी और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट डिजीज क्लासिफिकेशन। देखिए, इस टॉपिक को हम टर्म्स रटने के लिए नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी के तौर पर समझेंगे। ये एक जंग है, एक तरफ है पौधा और दूसरी तरफ है पैथोजन। इस जंग की स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स को समझना ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता की कुंजी है। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम इन 5 स्टेप्स में पूरा टॉपिक कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे पैथोजन का पहला कदम यानी उसका अटैक कैसे शुरू होता है। फिर हम समझेंगे कि पौधा अपना बचाव कैसे करता है, उसकी डिफेंस स्ट्रैटेजी क्या है। इसके बाद हम पैथोजन्स के सर्वाइवल के तरीकों को जानेंगे और फिर जो एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी है, हम बीमारियों को क्लासिफाई करना सीखेंगे अलग अलग आधार पर। और आखिर में हम समझेंगे कि एक बीमारी का आउटब्रेक यानी उसका फैलाव कितने लेवल का हो सकता है। हर जंग की शुरुआत एक पहले हमले से होती है। प्लांट पैथोलॉजी में ये हमला पैथोजन करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये आक्रमणकारी, ये इन्वेडर प्लांट पर अपना कब्जा करने के लिए अपना ऑपरेशन कैसे शुरू करते हैं। अक्सर ये हमला इतना शांत होता है कि जब तक कोई लक्षण दिखे तब तक काफी देर हो चुकी होती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, इंक्यूबेशन पीरियड। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। इसका मतलब है पैथोजन के प्लांट में एंटर करने से लेकर पहले सिम्टम्स या लक्षण दिखने तक का समय। इसको हिंदी में उष्मायन अवधि भी कहते हैं। ये वो समय है जब पैथोजन प्लांट के अंदर चुपके से अपनी संख्या बढ़ा रहा होता है, लेकिन बाहर से पौधा बिल्कुल स्वस्थ दिखता है। जब इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होता है तब पैथोजन अपना असली रूप दिखाता है। अब शुरू होता है इन्वेजन एंड कॉलोनाइजेशन। इसका मतलब है कि अब पैथोजन सिर्फ घुसा नहीं है, बल्कि वो प्लांट के टिश्यूज के अंदर तेजी से ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है और पूरे सिस्टम पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये एक फुल स्केल अटैक है। यहाँ से असली लड़ाई शुरू होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पौधे कमजोर होते हैं या हार मान लेते हैं। उनके पास भी लाखों सालों के एवोल्यूशन से तैयार हुए बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो अब हम इस कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। आइए समझें कि पौधे इन आक्रमणकारियों से अपना बचाव कैसे करते हैं, उनकी सुरक्षा नीति क्या है। प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म में एक बहुत ही अनोखा तरीका है जिसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। इसे आप प्लांट का सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिफेंस भी कह सकते हैं। इसमें जैसे ही प्लांट को पता चलता है कि किसी जगह इन्फेक्शन हुआ है, वो उस जगह के आसपास के अपने ही सेल्स को तेजी से मार देता है। इससे फायदा ये होता है कि पैथोजन को आगे फैलने के लिए जिंदा टिश्यू नहीं मिलता और इन्फेक्शन वहीं रुक जाता है। ये एक तरह का बलिदान है। कुछ सेल्स को कुर्बान करके पूरे पौधे को बचा लिया जाता है। इस लड़ाई के 2 ही नतीजे हो सकते हैं, जिनके लिए 2 स्पेसिफिक टर्म्स हैं, रेजिस्टेंस और ससेप्टेबिलिटी। रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता का मतलब है प्लांट की वो क्षमता जिससे वो पैथोजन के असर को नाकाम कर देता है, यानी जब प्लांट जीत जाता है। और ससेप्टेबिलिटी या सुग्रहीता का मतलब है जब प्लांट पैथोजन का सामना नहीं कर पाता और बीमार हो जाता है, यानी जब प्लांट हार जाता है। किसी भी दुश्मन को हराने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसको ताकत कहाँ से मिलती है, उसकी सप्लाई लाइन क्या है। पैथोजन्स के केस में उनकी ताकत उनका भोजन है। तो अब हम समझेंगे कि पैथोजन जिंदा कैसे रहते हैं, उनका न्यूट्रिशन का तरीका यानी उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ये समझ गए तो उनको कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी बनाना आसान हो जाता है। न्यूट्रिशन के आधार पर पैथोजन्स को मुख्यतः 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला है सैप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी। ये वो जीव हैं जो सड़े गले डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन लेते हैं। ये एक स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं। दूसरा है पैरासाइट यानी परजीवी। ये वो है जो जिंदा पौधों या जीवों पर रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं। ये एक अटैकर हैं।
अब यहाँ पर एक और अनोखी कैटेगरी आती है जो इन दोनों के बीच में है, फैकल्टेटिव पैथोजेंस। ये बहुत ही चालाक होते हैं। ये ऐसे पैथोजेंस हैं जो ज़रूरत के हिसाब से अपना लाइफस्टाइल बदल सकते हैं। जब उन्हें कोई जिंदा होस्ट नहीं मिलता तो वो सैप्रोफाइट की तरह डेड मटेरियल पर जिंदा रह सकते हैं, और जैसे ही उन्हें कोई कमज़ोर पौधा मिलता है वो पैरासाइट बनकर उस पर अटैक कर देते हैं। उनकी ये अडेप्टेबिलिटी उन्हें बहुत खतरनाक बनाती है। तो अब तक हमने इस जंग के दोनों खिलाड़ियों, पैथोजन और प्लांट, और उनकी चालों को समझ लिया है। अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बीमारियों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। इसको आप एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तरह समझिए, जिससे हमें बीमारी से लड़ने का प्लान बनाने में मदद मिलती है। पहला क्लासिफिकेशन है प्लांट में इन्फेक्शन के लोकेशन के आधार पर। इसमें 2 टाइप्स हैं, लोकलाइज्ड डिजीज और सिस्टेमिक डिजीज। लोकलाइज्ड का मतलब है स्थानीय, यानी बीमारी प्लांट के किसी एक खास हिस्से तक ही सीमित है, जैसे सिर्फ पत्ते पर धब्बा यानी लीफ स्पॉट। जबकि सिस्टेमिक या सर्वांगी का मतलब है कि पैथोजन प्लांट के पूरे सिस्टम में, उसके वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लूअम में फैल चुका है। इसका उदाहरण है विल्टिंग, जिसमें पूरा पौधा ही मुरझा जाता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बीमारी के फैलने के तरीके पर। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला, सॉइल बोन या मृदा जनित रोग, जिनके पैथोजेंस मिट्टी में रहते हैं और जड़ों से अटैक करते हैं। दूसरा, सीड बोन या बीज जनित रोग, जिनके पैथोजेंस बीज के अंदर या उसकी सतह पर छिपे रहते हैं। और तीसरा, एयरबोन या वायु जनित रोग, जिनके पैथोजेंस हवा के जरिए एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलते हैं। एयरबोर्न डिजीजेस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट्स। इनके जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं। इस वजह से हवा उन्हें बहुत आसानी से मीलों दूर तक उड़ा कर ले जा सकती है। इसीलिए ये बीमारियां अक्सर बहुत तेजी से एक बड़े इलाके में फैल जाती हैं। एक छोटी सी समस्या देखते देखते एक क्षेत्रीय महामारी का रूप ले सकती है। एक और क्लासिफिकेशन जो डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़रूरी है वो है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ या संक्रामक रोग वो है जो किसी पैथोजन जैसे वायरस, फंगस या बैक्टीरिया के कारण होता है और एक बीमार पौधे से स्वस्थ पौधे में फैल सकता है। जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ या असंक्रामक रोग किसी पैथोजन से नहीं होता, ये पर्यावरण के कारण होता है, जैसे किसी पोषक तत्व की कमी से या मौसम की खराबी से। इसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं और ये एक पौधे से दूसरे में फैलता नहीं है। अब आखिरी क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये है बीमारी के फैलाव के स्केल, यानी उसके भौगोलिक फैलाव और वो कितनी बार होती है इसके आधार पर। इससे हमें पता चलता है कि हम किसी छोटी लोकल समस्या से निपट रहे हैं या एक विश्वव्यापी संकट से। यहाँ 4 मुख्य टर्म्स हैं। पहला है एंडेमिक। जब कोई बीमारी किसी खास इलाके में या कुछ खास पौधों में लगभग हमेशा कम या ज़्यादा मात्रा में मौजूद रहती है तो उसे एंडेमिक कहते हैं। दूसरा है एपिडेमिक। जब वही बीमारी अचानक से एक बड़े एरिया में बहुत तेजी से फैल जाती है तो वो एपिडेमिक या महामारी बन जाती है। तीसरा है स्पोरैडिक, यानी वो बीमारियां जो कभी कभी यहाँ वहाँ अनियमित रूप से होती हैं। और चौथा है पैंडेमिक, जब कोई बीमारी पूरे देश या पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो सवाल उठता है कि हमने ये सब क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ा। इसका जवाब ये है कि बिना सही इंटेलिजेंस के आप कोई जंग नहीं जीत सकते। ये जानना कि बीमारी लोकलाइज्ड है या सिस्टेमिक, सॉइल बोर्न है या एयरबोर्न, इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस, एंडेमिक है या एपिडेमिक, यही ज्ञान डिजीज मैनेजमेंट का आधार है। इसी से तय होता है कि आगे क्या कदम उठाना है। एग्जाम में आपसे इसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर सवाल पूछे जाते हैं। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनर अब तक हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अब जब आप इस बैटल को क्लासिफाई करना, इसका वर्गीकरण करना सीख गए हैं, तो किसी फसल के लिए एक डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाने का आपका नज़रिया कैसे बदलेगा? सोचिएगा ज़रूर। ये सिर्फ टर्म्स याद करने के बारे में नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को अप्लाई करके हमारी फसलों को बचाने के बारे में है। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे प्लांट पैथोजेंस के बारे में।
ये वो माइक्रोस्कोपिक दुश्मन हैं जो चुपके से सफ़र करते हैं और हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए एक लगातार खतरा बने रहते हैं। किसी भी बीमारी को मैनेज करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो फैलती कैसे है। आज के इस सेशन में हम पैथोजन डिस्पर्सल की साइंस को समझेंगे, कैसे ये अदृश्य यात्री एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक और कभी-कभी तो हज़ारों किलोमीटर दूर तक अपना सफ़र तय करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा रोड मैप क्या रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि पैथोजन डिस्पर्सल होता क्या है। फिर हम इसके दो मुख्य पाथवेज यानी दो मेन रास्ते, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, को डिटेल में देखेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को जानना फील्ड में डिजीज मैनेजमेंट के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, किसी भी डिजीज़ को इस्टेब्लिश होने के लिए उसे एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स से गुजरना पड़ता है, जिसे हम इन्फेक्शन चेन कहते हैं। पैथोजन को पहले सर्वाइव करना होता है, लेकिन वो एक जगह रुका नहीं रह सकता। उसे आगे बढ़ना होता है, मूव करना होता है। ये जो मूवमेंट है, एक नए होस्ट तक का ये सफ़र, उस चेन की सबसे ज़रूरी दूसरी कड़ी है। इसके बिना कोई भी इन्फेक्शन आगे फैल ही नहीं सकता। तो चलिए डिस्पर्सल की फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। इसे डिसेमिनेशन भी कहते हैं। ये है द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ प्लांट पैथोजेंस इनोक्यूलम from one host to another over various distances। यहाँ एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोक्यूलम। इनोक्यूलम का मतलब है पैथोजन का कोई भी हिस्सा, जैसे फंगल स्पोर या एक बैक्टीरियल सेल जो एक नया इन्फेक्शन शुरू करने की क्षमता रखता है। तो डिस्पर्सल बस उस इन्फेक्शियस मटेरियल को एक बीमार होस्ट से एक हेल्दी होस्ट तक पहुंचाने का प्रोसेस है, चाहे वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक हो या एक देश से दूसरे देश तक। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैथोजेंस के ये अनगिनत सफ़र, ये सारी जर्नीज को हम आसानी से दो मुख्य पाथवेज में बांट सकते हैं। और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी रास्ते को ब्लॉक करने की स्ट्रैटेजी इस बात पर डिपेंड करती है कि पैथोजन कौन सा रास्ता ले रहा है। तो ये दो पाथवेज हैं। पहला है ऑटोनोमस या डायरेक्ट डिस्पर्सल। यहाँ पैथोजन इंसानी गतिविधियों यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन जाता है। ये उन्हीं मटेरियल्स के थ्रू फैलता है जिन्हें हम खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे बीज। दूसरा है हेटेरोनॉमस या इनडायरेक्ट डिस्पर्सल। इस केस में पैथोजन एक पैसिव ट्रैवलर है, यानी एक निष्क्रिय यात्री जो एक्सटर्नल एजेंट्स जैसे हवा, पानी या कीड़े मकोड़ों पर निर्भर रहता है एक नए होस्ट तक पहुंचने के लिए। चलिए, अब हम अपने पहले पाथवे पर आते हैं, डायरेक्ट डिस्पर्सल। ये मेथड लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये ह्यूमन मीडिएटेड है, यानी इंसानों के द्वारा होता है। जब हम इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो हम अनजाने में पैथोजेंस को नए इलाकों में जाने के लिए एक फर्स्ट क्लास टिकट दे देते हैं। इस पाथवे के अंदर 3 मुख्य जरिए हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला, पैथोजन बीज के जरिए यानी बाय सीड ट्रैवल कर सकता है, या तो बीज की सतह पर या उसके अंदर। दूसरा, ये मिट्टी के जरिए बाय सॉइल फैलता है, जब मिट्टी एक खेत से दूसरे खेत में जाती है। और तीसरा, ये प्लांट के दूसरे अंगों यानी बाय प्लांट ऑर्गन्स के जरिए फैल सकता है, जिन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज करते हैं। जब डिस्पर्सल बीज से होता है, तो ये अगला अंतर समझना एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्सटर्नली सीड बॉर्न पैथोजेंस जो बीज के ऊपर, उसके कोट पर एक कंटामिनेंट की तरह होते हैं, और इंटरनली सीड बॉर्न पैथोजेंस में ये असली छुपा रुस्तम हैं जो बीज के अंदर घुस जाते हैं और अक्सर एम्ब्रियो में रहते हैं। ये अंतर हमारी कंट्रोल स्ट्रैटेजी तय करता है। ऊपर की सतह के कंटामिनेंट्स को ट्रीट करना आसान है, लेकिन इंटरनल इन्फेक्शंस को खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है गेहूं यानी व्हीट। अगर आपको इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल चाहिए, तो लूज स्मट ऑफ व्हीट हमेशा याद रखिए। ये एग्जाम का पेट क्वेश्चन है। इसमें फंगस बीज के एम्ब्रियो के अंदर डोमेंट माइसीलियम के रूप में रहता है। जब बीज उगता है तो फंगस भी पौधे के अंदर अंदर बढ़ता है। ये एक परफेक्ट ट्रोजन हॉर्स की तरह है जो आखिर में फ्लावरिंग के टाइम पर ही सामने आता है। अब आते हैं मिट्टी पर। मिट्टी एक रिजर्वर भी है और एक गाड़ी भी। हो सकता है पैथोजन किसी खेत में पहले से ही मौजूद हो, जो वहां मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर पर सैप्रोफिटिकली जिंदा रहता है। लेकिन डिस्पर्सल तब होता है जब ये कंटैमिनेटेड मिट्टी फिजिकली मूव करती है, जैसे किसी मजदूर के जूतों पर चिपक कर या फार्म मशीनरी पर लगकर, और एक साफ अनइन्फेक्टेड खेत में पहुंच जाती है। ये किसी भी फार्म पर एक बड़ा बायोसिक्योरिटी रिस्क है।
प्लांट के दूसरे अंगों से डिस्पर्सल वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप्स में बीमारी फैलने का सबसे बड़ा कारण है। सोचिए, आलू जो ट्यूबर से उगाए जाते हैं या गन्ना जो सेथ से लगाया जाता है। अगर पेरेंट प्लांट जिससे प्रोपगेशन मटेरियल लिया जा रहा है सिस्टमैटिकली इन्फेक्टेड है तो उससे उगने वाला हर नया पौधा भी इन्फेक्टेड होगा। इसका मतलब आप पौधे के साथ साथ बीमारी की भी क्लोनिंग कर रहे हैं। इतिहास हमें इस पाथवे के खतरों के बारे में 2 बड़े सबक देता है। 19th सेंचुरी के आखिर में अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू अमेरिका से यूरोप इन्फेक्टेड रूट स्टॉक्स पर आया, जिसने वहां की वाइन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। कुछ दशकों बाद सिट्रस कैंकर अमेरिका में एशिया से इन्फेक्टेड नर्सरी स्टॉक के जरिए पहुंचा। ये घटनाएं एक जरूरी बात बताती हैं। बिना सख्त फाइटोसैनिटरी मेजर्स के प्लांट मटेरियल का ग्लोबल ट्रेड प्लांट डिजीजेस की महामारी का सबसे बड़ा कारण है। अब हम दूसरे मुख्य पाथवे पर आते हैं, इनडायरेक्ट या हेट्रोनॉमस डिस्पर्जल। यहाँ पैथोजेंस अपने एनवायरनमेंट पर निर्भर होते हैं और दूसरी ताकतों पर डिपेंड करते हैं उन्हें आगे ले जाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिन्हें हम एजेंट्स कहते हैं, इन्हें 2 साफ कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक है एनिमेट एजेंट्स यानी जीवित कैरियर्स, लिविंग कैरियर्स, और दूसरे हैं इनएनिमेट एजेंट्स जो नॉन लिविंग यानी निर्जीव फिजिकल फोर्सेस हैं। एनिमेट एजेंट्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। कीड़े मकोड़े जैसे एफिड्स जो वायरस कैरी करते हैं वो क्लासिक वेक्टर्स हैं, पर इसके अलावा माइट्स, नीमाटोड्स, पक्षी और यहाँ तक कि चरने वाले पशु भी पैथोजेंस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इंसान भी मैकेनिकल वेक्टर का काम कर सकते हैं। और इनएनिमेट एजेंट्स की बात करें तो 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं हवा और पानी। हवा फंगल स्पोर्स को बहुत दूर तक ले जा सकती है, जिसे हम इनोक्यूलम शावर कहते हैं, और बारिश की एक बूंद यानी रेन स्प्लैश बैक्टीरिया को एक पत्ते से पूरे पौधे पर फैला सकती है। तो हमने इन कॉम्प्लेक्स पाथवेज को समझा, लेकिन ये सब इतनी डिटेल में जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप उस चीज को मैनेज नहीं कर सकते जिसे आप समझते नहीं हैं। हर इफेक्टिव डिजीज कंट्रोल स्ट्रैटेजी इस बात की गहरी समझ पर टिकी होती है कि टारगेट पैथोजन फैलता कैसे है। चलिए इसे सीधा प्रैक्टिस से जोड़ते हैं। सीड बॉर्न पैथोजेंस का रिस्क होता है, इसीलिए हमारे पास सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। सॉइल बॉर्न डिस्पर्जल का खतरा होता है, इसीलिए फार्म हाइजीन यानी खेतों के बीच में टूल्स और मशीनरी को साफ करना बहुत जरूरी है। लॉन्ग डिस्टेंस डायरेक्ट डिस्पर्जल का खतरा इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर प्लांट क्वारंटीन कानून का आधार है, और हवा और पानी से डिस्पर्जल को समझकर ही हम मौसम के पैटर्न्स के आधार पर डिजीज फोरकास्टिंग मॉडल्स बना पाते हैं। और ये हमें एक आखिरी ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की ग्लोबलाइज दुनिया में प्लांट मटेरियल की मूवमेंट की स्पीड और वॉल्यूम दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं। इससे आर्थिक अवसर तो बहुत मिलते हैं, लेकिन पैथोजन डिस्पर्सल का रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। तो चुनौती सिर्फ बीमारियों को रोकने की नहीं है, चुनौती है ऐसे स्मार्ट रिजिलिएंट सिस्टम्स बनाने की जो ग्लोबल ट्रेड को रोके बिना इस रिस्क को मैनेज कर सकें। यही मॉडर्न प्लांट प्रोटेक्शन का अगला फ्रंटियर है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। रिवीजन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायो एस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे चारों तरफ एक साइलेंट वॉर, एक शांत युद्ध हमेशा चलता रहता है। हमारे खेतों में, जंगलों में, यहाँ तक कि हमारे घर के बगीचों में भी पौधे हमेशा एक अदृश्य दुश्मन की सेना से सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहते हैं। तो आज हम पौधों के सेल्फ डिफेंस यानी उनके आत्मरक्षा की इस अद्भुत दुनिया को समझेंगे। देखिए, जानवरों की तरह पौधे फंगी, बैक्टीरिया या वायरस जैसे खतरों से भाग तो सकते नहीं हैं, तो फिर वो अपनी जगह पर खड़े रहकर कैसे लड़ते हैं? उनके पास इसका क्या उपाय है? सच तो यह है कि उनके पास एक बहुत ही आधुनिक, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हथियारों का पूरा जखीरा है, जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं। आज हम इन्हीं मैकेनिज्म्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। लेकिन पौधों की स्ट्रैटेजीज को समझने से पहले जरूरी है कि हम उस युद्ध के मैदान को, उस बैटलफील्ड को समझें। किसी भी पौधे में बीमारी होने के लिए कुछ खास परिस्थितियों का, अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस का एक साथ आना बहुत जरूरी है। आप इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह सोच सकते हैं। तो इस टॉपिक का सबसे कोर कॉन्सेप्ट है डिजीज रेजिस्टेंस। इसे आसान भाषा में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसकी डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू रिस्ट्रिक्ट और फाइट ऑफ द ग्रोथ एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पैथोजन। मतलब ये पौधे की वो क्षमता है जिससे वो किसी पैथोजन
यानी रोगजनक को अपने ऊपर स्थापित होने से और बढ़ने से रोकता है। ये एक तरह से स्टॉप साइन लगा देता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, जैसे कोई व्यक्ति एक हमलावर को अपने से दूर हाथ की लंबाई पर रोक कर रखता है ताकि वो कोई नुकसान ना पहुंचा सके। यही काम पौधा करता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लांट पैथोलॉजी का, द डिजीज ट्रायंगल। ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। उस परफेक्ट स्टॉर्म के लिए यानी बीमारी होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, एक वल्नरेबल होस्ट प्लांट यानी एक ऐसा पौधा जिसमें बीमारी लग सकती है। दूसरा, एक विरुलेंट पैथोजन मतलब एक शक्तिशाली रोगजनक जो बीमारी फैलाने में सक्षम हो। और तीसरा, अ फेवरेबल एनवायरनमेंट यानी अनुकूल वातावरण, जैसे कि सही नमी और तापमान। अगर इन तीनों में से एक भी चीज मौजूद ना हो तो बीमारी नहीं हो सकती। तो अब सवाल उठता है कि पौधे इस डिजीज ट्रायंगल को तोड़ते कैसे हैं। उनका पहला डिफेंस हमेशा सीधी लड़ाई नहीं होती। कभी कभी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है लड़ाई से बचना, या फिर इतना मजबूत बनना कि लड़ाई का असर ही ना हो। इन्हें हम कहते हैं पैसिव डिफेंसेस। इसमें पहला है डिजीज एस्केप। इसका मतलब है रोग से बच निकलना। ये पौधे की जेनेटिक इम्यूनिटी नहीं है, बल्कि इसमें किस्मत का बड़ा हाथ होता है। हो सकता है पौधा ऐसी ग्रोथ स्टेज में हो जिसमें पैथोजन उसे इन्फेक्ट नहीं कर सकता, या शायद मौसम इतना सूखा हो कि फंगस ग्रो ही ना कर पाए। तो पौधा सच में रेजिस्टेंट नहीं है, उसने बस सही टाइमिंग के कारण खतरे को टाल दिया। दूसरा तरीका है डिजीज एंडोरेंस यानी रोग सहन करने की क्षमता। ये पौधे की मजबूती है। इसमें पौधा इन्फेक्ट हो जाता है, लेकिन वो इतना रिजिलियंट होता है, इतना सहनशील होता है कि वो नॉर्मल तरीके से ग्रो करता रहता है और पैदावार भी देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी उपज पर, उसकी यील्ड पर कोई खास असर नहीं पड़ता। आजकल जो मॉडर्न क्रॉप हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं, उनमें खास तौर पर इसी गुण के लिए ब्रीडिंग की जाती है। लेकिन तब क्या होता है जब बचना और सहना यानी इवेजन और एंड्योरेंस काफ़ी ना हो? तब पौधे अपने एक्टिव डिफेंस को इस्तेमाल करते हैं। ये वो स्टेज है जहां पौधा लड़ाई से बचने की कोशिश छोड़कर आक्रामक हो जाता है, ऑफेंसिव हो जाता है। इस एडवांस्ड मैकेनिज्म का नाम है हाइपर सेंसिटिविटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये असल में एक स्ट्रैटेजिक सैक्रिफाइस है, एक रणनीतिक बलिदान। जब पौधे को किसी पैथोजन के आने का पता चलता है तो वो इन्फेक्शन वाली जगह के बिल्कुल आसपास की कोशिकाओं यानी सेल्स में एक रैपिड सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस शुरू कर देता है। इसका मतलब पौधा पूरे को बचाने के लिए अपने एक छोटे से हिस्से का बलिदान कर देता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले पैथोजन होस्ट सेल के अंदर घुसता है। दूसरा, पौधा उस घुसपैठिए को पहचान लेता है। फौरन आसपास के सेल्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट यानी आत्मविनाश का सिग्नल मिल जाता है। इससे उन डेड सेल्स की एक दीवार बन जाती है जो पैथोजन को घेर लेती है। इस दीवार के कारण पैथोजन का खाना पीना बंद हो जाता है और वो वहीं फंसकर मर जाता है। ये इन्फेक्शन को आगे फैलने से रोकने का एक बहुत ही प्रभावी, हाईली इफेक्टिव तरीका है। पौधों की ये सारी अद्भुत क्षमताएं एंड्योरेंस से लेकर हाइपर सेंसिटिविटी तक उनके डीएनए में लिखी होती हैं। लेकिन हर जेनेटिक रेजिस्टेंस एक जैसी नहीं होती। वो डीएनए में किस तरह से कोड की गई है, इसी बात से तय होता है कि डिफेंस कितना मजबूत होगा और कितने समय तक काम करेगा। अगर आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आ रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम इसे मुख्य रूप से 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है मोनोजेनिक रेजिस्टेंस। जैसा कि नाम से ही साफ है, मोनो यानी एक। ये एक सिंगल शक्तिशाली जीन से कंट्रोल होता है। ये बहुत हाई लेवल की रेजिस्टेंस देता है, बिल्कुल वैसे जैसे आपके दरवाजे पर एक बहुत ही मजबूत ताला लगा हो। लेकिन इसकी समस्या क्या है? पैथोजन को बस उस एक ताले को तोड़ने का तरीका ढूंढना होता है। दूसरी तरफ है पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस। पॉली यानी बहुत सारे। ये कई सारे जीन्स द्वारा मिलकर कंट्रोल होता है। ये मॉडरेट रेजिस्टेंस देता है, पर इसका फायदा ये है कि ये बहुत ड्यूरेबल होता है। जैसे दरवाजे पर कई छोटे छोटे ताले लगे हों, पैथोजन के लिए इन सबको एक साथ तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इसे एक और तरीके से भी देख सकते हैं, स्पेशलाइजेशन के आधार पर। पहला है वर्टिकल रेजिस्टेंस। ये बहुत प्रभावी, हाईली इफेक्टिव होता है, लेकिन सिर्फ पैथोजन के कुछ खास स्ट्रेन्स के खिलाफ। इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसकी तुलना आप एक वर्टिकल लाइन से कर सकते हैं, जो बहुत ऊंची जाती है लेकिन बहुत पतली होती है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। ये एक जनरलिस्ट डिफेंस है। ये अलग अलग तरह के बहुत सारे पैथोजेंस के खिलाफ मॉडरेटली इफेक्टिव होता है, इसलिए इसे नॉन स्पेसिफिक या जनरल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। इसकी तुलना एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कीजिए, जो शायद उतनी ऊंची ना हो लेकिन बहुत ज्यादा चौड़ी होती है, ब्रॉड कवरेज देती है। तो इन सब चीजों को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान, ये नॉलेज एक बहुत शक्तिशाली औजार है।
पौधों के इन नेचुरल डिफेंस सिस्टम्स को डिकोड करके वैज्ञानिक और प्लांट ब्रीडर्स फसलों और पैथोजेंस के बीच चल रही इस लड़ाई में मामले को हमारे पक्ष में, इन आवर फेवर, झुका सकते हैं। और इसका हमारी फूड सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब हम इन गुणों के लिए ब्रीडिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा और स्थिर उपज यानी हायर एंड रिलायबल क्रॉप यील्ड्स मिलती हैं। हम केमिकल स्प्रेज जैसे फंगीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, जो पर्यावरण के लिए बेहतर है। और सबसे ज़रूरी, हम अपनी बढ़ती हुई आबादी के लिए एक स्टेबल और सिक्योर फूड सप्लाई सुनिश्चित कर सकते हैं, ऐसे ड्यूरेबल और रेजिलिएंट हाइब्रिड वैरायटीज़ बनाकर जो बीमारियों से खुद लड़ सकें। और यही बात हमें अपने आखिरी सवाल पर लाती है। ये एक बायोलॉजिकल आर्म्स रेस की तरह है, एक जैविक हथियारों की दौड़। जैसे जैसे हम ज्यादा रेजिस्टेंट पौधे बनाते हैं, पैथोजन भी उन डिफेंसेस को तोड़ने के लिए इवॉल्व होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। तो असली सवाल यह है कि आगे क्या होगा? आने वाले कल की फसलों को किस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी? क्या हमें मजबूत सिंगल जीन वाले ताले चाहिए होंगे या फिर जनरल डिफेंस का एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाल? हमारी फसलों का अस्तित्व शायद इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा। चलिए, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के अपडेट्स मिलते रहें। आज जो पढ़ा है उसे रिवाइज जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।